80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभी की नज़रें अब 2024 के केंद्रीय बजट पर टिकी हैं, जो 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वाकई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बजटों में से एक होने वाला है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौट आने की अच्छी संभावना है। साथ ही कुछ कमजोरियां भी हैं जो विकास की गति को धीमा कर सकती हैं। यह संभव है कि ऐसी नीति बनाई जाए जो अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करे और समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ महसूस हो। मुझे लगता है कि आम बजट का एक मुख्य फोकस होना चाहिए नौकरियां। पिछले 2 सालों में भारत की जीडीपी वृद्धि अच्छी रही है, हालांकि असमानता बढ़ रही है, नौकरियों में कमी है और युवाओं में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है। यह साफ है कि जीडीपी वृद्धि का ज़्यादातर हिस्सा अमीरों के हाथ में जा रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि एआई और डिजिटल तकनीक के आगमन के साथ दुनिया भर में रूटीन काम कम हो रहा है, खासकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां वेतन बहुत ऊंचे हैं। इसलिए यह आंशिक रूप से एक वैश्विक समस्या है, लेकिन एक मध्यम आय वाले देश के रूप में भारत को अब तक के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के वेतन उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफ़ी कम हैं। एक पारंपरिक बजट की अपेक्षा में जहाँ ध्यान मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर पर होता है, जैसे कि राजकोषीय घाटे और विभिन्न अर्थव्यवस्था व्यापी सूचकांकों पर, इस बार बजट का उपयोग करके कुछ सूक्ष्म आर्थिक विकास के प्रेरकों और आय के बेहतर वितरण पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं नौकरियों और रोजगार पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ, जबकि इस हफ्ते ही हमें आरबीआई के KLEMS डेटा से पता चला है कि 2023-24 में रोजगार वृद्धि दर 6% तक बढ़ गई है और बेरोजगारी दर 7% तक गिर गई है, जो कि पिछले 20 महीनों में सबसे कम है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह समझना है कि रोजगार होना और नौकरी होना एक ही बात नहीं है। वह आदमी जो सड़क किनारे बैठकर छोटे मोटे सामान बेचने की कोशिश करता है और मामूली कमाई करता है, उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन वह रोजगार
कर रहा है। सभी सबूत यह दर्शाते हैं कि इस तरह का अस्थायी रोजगार भारत में बढ़ गया है। अधिकतर जीडीपी वृद्धि का लाभ उच्च वर्ग को मिलने और महामारी के वर्षों में कठिनाइयों के कारण आम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उन्हें जो भी काम मिले उसे करना ही होता है और स्थायी व्यवसाय नहीं प्राप्त होता। यह बेरोजगारी के कम होने के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह आम लोगों की बढ़ती कठिनाइयों को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में श्रम बल की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। चूँकि कृषि सेक्टर में उत्पादकता अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जब मजदूर इस क्षेत्र में जाते हैं तो यह दर्शाता है कि अन्य जगहों पर अवसरों की कमी है। यही वह स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री छद्म बेरोजगारी कहते थे। तो बजट को क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है कि राजकोषीय घाटे को लेकर बहुत सख्त ना हों। भारत 1 या 2 वर्षों के लिए सामान्य से अधिक फिस्कल डेफिसिट झेल सकता है ताकि नौकरियों के सृजन को बढ़ावा मिल सके और फिर 2 वर्षों में घाटे को कम करने की योजना बनाई जा सकती है। इसके बजाय हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विस्तार और अधिक काम के सृजन के लिए प्रोत्साहन तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत के श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह बजट से परे है। हालांकि जब हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म प्रोत्साहन तैयार किए जा रहे हैं। अगर यह बहुत महंगा हो जाता है और हमें घाटे के अधिक बढ़ने की चिंता है, तो हमें अमीरों पर कर बढ़ाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में तेज कटौती की गई थी, जो 30% से घटाकर 22% कर दी गई थी। इससे 2019 और 2020 में सरकार को 1.84 लाख करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। अगर इस दर कटौती का आधा हिस्सा बहाल कर दिया जाए और दर को 26% कर दिया जाए, तो हमें छोटी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को विस्तार और अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में सक्षम होना चाहिए, जिसका बड़ी फर्मों के व्यवहार पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। विश्व बैंक ने साझा समृद्धि के मानदंड की वकालत की है। यह एक गांधीवादी विचार है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रों की तुलना करते समय हमें पूरे देश की
जीडीपी को नहीं बल्कि समाज के सबसे गरीब 40% हिस्से को देखना चाहिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमें ऐसी नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी जो यह सुनिश्चित करे कि विकास का लाभ आय वितरण के निचले सिरे पर पहुँचे। पुराने समय में कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते थे कि शीर्ष पर विकास होना चाहिए और फिर इसके लाभ नीचे तक पहुँचने चाहिए। मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वो यह है कि हमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित करके नीति बनानी चाहिए और फिर इसके कुछ लाभ ऊपर तक पहुँचने दें। स्टॉप।